गुड मॉर्निंग दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब। आज 12 जुलाई है। आज 12 जुलाई का करंट अफेयर्स देखेंगे। एक बार फिर से आप लोगों का नॉइंग नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत सरकार ने मजदूरों को ऑनलाइन रोजगार एक्सचेंज, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर देता हूँ, ऑनलाइन रोजगार एक्सचेंज के लिए कौन सा पोर्टल है जो लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये असीम है दोस्तों। देखिए, सरकार ने मजदूरों और उद्योगों के बीच सीधा संवाद कायम करने के लिए असीम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये बेरोजगारी से जूझ रहे वैसे मजदूरों और प्रशिक्षित कामगारों की कमी से जूझ रहे उद्योगों के लिए नया सुअवसर साबित हो सकता है। ठीक है, देखिए, कौशल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा है कि इस पोर्टल के माध्यम से देश में रोजगार के बदलते आयाम को भी जानकारी मिल सकेगी। इससे युवाओं के कौशल विकास की रणनीति तय करने में भी मदद साबित हो सकता है। देखिए, असीम का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्र को सबसे बड़ी कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना समर्पित किया गया है। ये राष्ट्र नहीं दोस्तों, ये एशिया। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा पावर योजना है। ठीक है, जो 750 मेगावाट का है। देखिए, मैं बता दूं कि ये आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा नामक एक स्थान है जहाँ पे सौर ऊर्जा संयंत्र जो 750 मेगावाट का उत्पादन करने वाले ये इसे परियोजना को लगाया गया है। इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है। देखिए, ये इस परियोजना से दिल्ली मेट्रो सहित रीवा और उसके आसपास के समूचे क्षेत्र को बिजली की आपूर्ति की जाएगी। देखिए, बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि भारत को स्वच्छ ऊर्जा का सबसे आकर्षक बाजार माना जा रहा है और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को सौर ऊर्जा के मामले में पूरी दुनिया को एकजुट करने के मकसद से इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, रीवा स्थित है। इस जगह का भी नाम आप लोग याद रखिएगा, एमपी में रीवा। ठीक है, मैं लिख देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा मालवेयर है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मालवेयर आखिर होता क्या है। ठीक है, देखिए, मैं बता दूं कि निम्न में से कौन मालवेयर है। तो ये ट्रोजन भी है, बैकडोर्स भी है और ड्रॉपर्स है। ठीक है, देखिए, कैस्परस्की थ्रेट इंटेलिजेंस पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर ट्रोजन, बैकडोर्स और ड्रॉपर्स शीर्ष 3 मालवेयर है। इन तीनों मालवेयर के माध्यम से कंप्यूटर पर 72% साइबर हमले किए जाते हैं। ठीक है, देखिए, बता दें कि मालवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस सॉफ्टवेयर को हैकर्स कंप्यूटर से पर्सनल डाटा चोरी करने के लिए डिजाइन करते हैं और हैकर्स की भाषा में इसे मालवेयर टर्म का प्रयोग वायरस, स्पाईवेयर और बार्मा आदि के लिए भी किया जाता है। तो ये एक तरह से मालवेयर क्या है, वायरस है। ठीक है, समझ गए, ट्रोजन, बैकडोर्स और ड्रॉपर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है। ठीक है, और ये कौन सा आपका देश है जिस पे भारत ने ये लगाया है। तो चीन, ये चाइना है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका, रूस, इजराइल और वियतनाम ऐसे कई देश है जो हमारे भारत के साथ गठबंधन के तौर पे काम कर रही है और बहुत अच्छा उनसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ठीक है, देखिए, बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा है कि जो चीन से आयात होने वाले स्टील, फाइबर ग्लास के नाप लेने वाले टेप और उनके पार्ट और कंपोनेंट पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। देखिए, कुछ कंपनियों पे भारत ऐसे लगाता है, अमेरिका पे भी लगाया, लेकिन 1.83 अमेरिकी डॉलर प्रति केजी
ठीक है। तो कुछ कंपनियों पे 2.56 अमेरिकी डॉलर प्रति केजी के हिसाब से लगाया गया है। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि ये ड्यूटी भारतीय करेंसी यानी रुपये में चुकानी होगी और ये ड्यूटी पहली बार 9 जुलाई 2015 को 5 सालों के लिए लगाई गई थी। ठीक है। देखिए बता दें कि लद्दाख सीमा पर चीन के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्र सरकार ने कई ऐसे हैं जो चाइना के विरुद्ध महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ठीक है। और इसी क्रम के साथ ही पहले सरकार ने 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया। ठीक है। और मैं बता दूं कि अब सरकार ने चीन से आयात होने वाले कुछ सामानों पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने जा रही है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे पहले भी मैं अपने चैनल पे करंट अफेयर्स के बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूं जो आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें ऐसे 10 प्रश्नों का मैं व्याख्या करता हूं कि जो आपका 5-6 जो न्यूज़पेपर है, द हिंदू, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जो कि आपका ये जो भी महानगर है वहाँ पे ये अखबार ज़्यादातर चलती है। ठीक है। तो वो कई सारे ऐसे अखबारों को इकट्ठा करके मैं आप लोग के लिए प्रश्न बनाता हूँ कि आपका एग्जाम व्यू पॉइंट से वो बहुत ही आपका महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो उसे एक बार प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर के प्लेलिस्ट चैनल पे जाएं और उसे एक बार देखें। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि लेबनान में किस बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता है। ठीक है, पर्यावरण पुरस्कार, वो भी लेबनान। तो ये हमारा भारतीय बटालियन है। देखिए बता दें कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल, जिसे UNI, ठीक है, FIL, देखिए तैनात एक भारतीय बटालियन ने कचरा कम करने के लिए और प्लास्टिक को पुनः उपयोग करने के लिए जो ग्रीन हाउस तथा जैविक खाद के गड्ढे बनाने के उद्देश्य वाली एक परियोजना के लिए पर्यावरण संबंधी प्रथम पुरस्कार जीता है। UNIFIL की भारतीय बटालियन इस परियोजना के लिए प्रथम पुरस्कार तो जीता ही है, और साथ में जो इस मिशन का प्रमुख बल के जो कमांडर मेजर जनरल स्टीफानो डेल कोल ने यह भी कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से नवोन्मेषी परियोजना को शुरू करने और क्रियान्वित करने के लिए 7 मिशन इकाइयों को वार्षिक पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तब समझ गए कि लेबनान में किस बटालियन ने पर्यावरण पुरस्कार जीता। तो हमारा भारतीय बटालियन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शहद का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोला गया है। ठीक है, तो जो लोग BPSC या बिहार स्पेशल, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए खासकर महत्वपूर्ण ये बन जाता है, क्योंकि ये जो बिहार में जो भी इसका होता है या बिहार में किसी चीज़ का उत्पादन होता है या खनन होता है या कोई भी ऐसा परियोजना का शुभारंभ किया जाता है तो व्यू ऑफ एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, तो मैं बता दूं कि मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन प्रोसेसिंग की समुचित व्यवस्था के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। साथ ही मधुमक्खी पालन का खेती और जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी रिसर्च होगी। रिसर्च के लिए राज्य के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जोड़ा जाएगा। इसमें जो टोटल लागत बताया जा रहा खर्च का, वो 10 करोड़ रुपये की लागत से इसे बनाया जाएगा। और मैं बता दूं कि 20,000 मीट्रिक टन हमारे सूबे राज्य में शहद का उत्पादन होता है। ठीक है, और देखिए एक बी बॉक्स इसमें लाया गया दोस्तों, जो प्रवासी मजदूरों है जो अब बी बॉक्स को तैयार करेंगे। देखिए बी बॉक्स होता क्या था, मधुमक्खी का बॉक्स बाहर से नहीं आएंगे, क्योंकि जो बॉक्स बाहर से आता था, ठीक है, अब वो अब राज्य में ही बनाए जाएंगे, क्योंकि मधुमक्खी पालकों को बी बॉक्स के लिए दूसरे राज्य पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब प्रवासी मजदूरों के माध्यम से 60,800 मधुमक्खी के बॉक्स बनाए जाएंगे और 99,750 बढ़ई को, ठीक है, रोजगार दिया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से बढ़ई को मधुमक्खी का बॉक्स बनाने पर मानदेय भी दिया जाएगा, यानी कि उनको मानदेय वेतन तक दिया जाएगा और एक किसान को 20 मधुमक्खी का बॉक्स दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक किसान को।
और बता दें कि अभी राज्य के किसान शहद का उत्पादन कर प्रोसेसिंग के लिए पश्चिम बंगाल, यूपी और एमपी जैसे राज्यों में भेजते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्न में से किस 3 सार्वजनिक बीमा कंपनी के लिए भारत सरकार ने सहयोग राशि दी है। सार्वजनिक बीमा कंपनी याद रखिएगा, तो ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल है और यूनाइटेड है। ठीक है, देखिए मैं बता दें कि ये चर्चा में आखिर रहा क्यों। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 सामान्य बीमा कंपनियों की मदद के लिए कुल 12,450 करोड़ रुपये पूंजी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। देखिए मैं बता दूं कि इन तीनों कंपनी के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो 1947 में इसे निगमित रूप से स्थापित किया गया था और 2003 में इस कंपनी के सभी शेयर जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत सरकार को दे दिया गया था। ठीक है, और आंकड़ों के अनुसार बता दें कि 2016 तक कंपनी के देश भर में कुल 1924 कार्यालय थे। अब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं। ठीक है, देखिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 2006 में निगमित किया गया था और ये कंपनी अपने ग्राहकों को सामान्य बीमा व्यवसाय के लगभग सभी खंडों में बीमा की सेवाएं प्रदान कराती थी। ठीक है, अब बात करते हैं यूनाइटेड इंडिया का। ठीक है, ये दोस्तों 1938 में से निगमित किया गया और भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के साथ 12 भारतीय बीमा कंपनी जो 4 सहकारी बीमा समितियां भारत में संचालित और 5 विदेशी कंपनियों को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिला दिया गया। ठीक है, अब वर्तमान में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के देश भर में बात करें कार्यालय का तो वो 2080 कार्यालय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में मंगोलिया ने मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपि, ठीक है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है मंगोलियाई कंजूर पांडुलिपि जो पूर्ण मुद्रण कार्य को पूरा करने के लिए किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौता किया है। तो ये हमारा कोई नहीं भारत है। ठीक है, देखिए आप लोगों को बता दूं कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर ने 2020 तक नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है जिससे NMM के तहत मंगोलियाई कंजूर के 108 संस्करणों को पूर्ण मुद्रण का कार्य को पूरा करेगा, जो भारत और मंगोलिया के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में मदद साबित होगा। ठीक है, और बता दें कि नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है कि इस मिशन को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के तहत फरवरी 2003 में पांडुलिपियों में संरक्षित ज्ञान के दस्तावेजीकरण, संरक्षण एवं प्रचार प्रसार करने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि इस मिशन का उद्देश्य दुर्लभ एवं अप्रकाशित पांडुलिपियों को प्रकाशित करना है ताकि उनमें निहित ज्ञान शोधकर्ताओं, विद्वानों एवं आम जनता तक बड़े पैमाने पर पहुंचाया जा सके। ठीक है, तब मंगोलिया ने भारत के साथ समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चक्र इनोवेशन किस राज्य के छात्रों ने लॉन्च किया है। तो ये हमारा दिल्ली का IIT का छात्र है। ठीक है, देखिए मैं बता दूं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है IIT के पूर्व छात्रों ने इस्तेमाल हो चुके N95, ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे N95, ठीक है N95 मास्क को दोबारा उपयोग बनाने की तकनीक विकसित कर ली गई है। ठीक है, इस इनोवेशन ने चक्र डिकोब नाम का उपकरण पेश किया है। इस उपकरण के जरिए ओजोन गैस से इस्तेमाल हो चुके N95 मास्क का शुद्धिकरण किया जा सकेगा, जिससे मास्क 90 मिनट में फिर से उपयोग में इसे लाया जाएगा। देखिए N95 होता क्या है, मैं बता दूं कि N95 मास्क जो श्वास यंत्र एक कण फिल्टरिंग फेस फिश रेसिपिरेटर है जो वायु निस्पंदन के व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य N95 वर्गीकरण के लिए USA नेशनल इंस्टीट्यूट से मिलता है, जिसका अर्थ है कि ये कम से कम 95% वायु कणों को फिल्टर कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा N95 था और इसे
दिल्ली के छात्रों ने लॉन्च किया है। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 11 जुलाई को, ठीक है, यानी कि कल 11 जुलाई था और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में इसे मनाया गया है। देखिए, बता दें कि 11 जुलाई को पूरे विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये है कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति जो बढ़ती जनसंख्या है उसकी ओर अवश्य ध्यान दें और जनसंख्या को कंट्रोल करने में अपना योगदान भी अवश्य दें। देखिए, इस दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई क्रियाकलाप किए जाते हैं ताकि जनता जागरूक हो सके और जनसंख्या पर कंट्रोल कर सके। देखिए, जनसंख्या वृद्धि विश्व के कई देशों के सामने बड़ी समस्या का रूप ले चुकी है, जिसमें से हमारा भारत भी एक शामिल है और भारत सरकार को भी ये पॉपुलेशन कंट्रोल ड्राफ्ट लाना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।